Assalamualaikum everyone. Ramzan Mubarak. Welcome to our special Ramzan Health Podcast. I am your host Musfira Sarfraz and today we are going to discuss a common yet very important problem जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता और रमजान में हर दूसरा बंदा इस चीज को फेस करता है, वो है गैस और ब्लोटिंग। हम जानेंगे कि क्या ये कॉमन गैस और ब्लोटिंग है या फिर ये कोई सीरियस मेडिकल इलनेस जैसे कि IBS भी हो सकता है। सो हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन साहर बिलाल। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम साहर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इससे मेन बेनिफिट ये है कि हमारी ऑडियंस उसको क्लियर होगा कि IBS में और ब्लोटिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैं आपसे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछूंगी ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनके जहन में जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है या उनके जहन में जो मिथ्स है जो हम इजली सुनते हैं वो क्लियर हो सके। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो इफ्तार के बाद बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं और ब्लोटिंग और गैस का इशू हो गया हमें। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि रमज़ान में फास्टिंग के दौरान ऐसी कौन सी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ता है? ड्यूरिंग रमज़ान एक्चुअली सबसे पहले तो हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले हम 3 मील्स मेजर मील्स ले रहे होते हैं, स्नैक टाइम कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान हमारा जो है ना ईटिंग पैटर्न वो टोटली चेंज हो जाता है, कम्प्लीटली चेंजिंग आ जाती है उसमें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। होता है इस तरह है कि जब हम आफ्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम जब हम फास्ट अपना ब्रेक करते हैं तो हम सडनली हैवी मील कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और इससे होता क्या है कि गैस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है स्टमक में और फिर स्टमक डिस्टेंशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग स्टार्ट होती है। और ब्लोटिंग का इशू आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैवी मील कंज्यूम की वजह से। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे कल्चर में क्या है, हम ज़्यादातर डीप फ्राइड आइटम्स खाते हैं, पकौड़े समोसे। तो मोस्टली लोग को लगता है कि सिर्फ यही खाना एक बहुत बड़ी रीज़न है गैस और ब्लोटिंग की। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ फ्राइड आइटम्स खाने की वजह से होता है या फिर पोर्शन साइज और ईटिंग स्पीड का भी कोई रोल है इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फ्राइड आइटम्स अकेले ही ब्लोटिंग करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं कि इनको पकौड़ा समोसा कितना पसंद है, तारी का टेबल वो इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं सजाते। तो क्योंकि पकौड़ा और समोसा डीप फ्राइड होते हैं और इनमें सैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। ले सकते हैं बट बहुत ज़्यादा मॉडरेशन में। बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिस तरह हार्ट पेशेंट्स हो गए, उनके लिए तो ये नहीं ठीक, वो भी इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। और सेकेंडली ये कि जब हम ये लेते हैं डीप फ्राइड ही अकेले मेन रोल प्ले नहीं करते, इसमें डिहाइड्रेशन और मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आजकल ये फैशन बन चुका है कार्बोनेटेड का, जिस तरह कोला हो गया, सोडा हो गया। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो थिंग है ना इसमें वो ये कि लैक ऑफ मूवमेंट। जब लोग मूवमेंट नहीं करते, इफ्तारी करते हैं और फौरन लेट जाते हैं, वो बिल्कुल भी वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो फौरन लेट जाते हैं। फूड ना ठीक से डाइजेस्ट होता है और इसकी वजह से ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि देखिए जैसे कि आजकल कितनी मिथ्स हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे लोग आते हैं गूगल से सर्च करके कुछ भी, मतलब अपने जो इनको सिम्टम्स है, जैसे गैस और ब्लोटिंग किसी को हुई और उसने मतलब सोशल मीडिया पे आके क्लेम करे कि भाई मुझे तो IBS है, ये सिम्टम शो हो रहे हैं तो आपको IBS है विदाउट एनी एविडेंस। ठीक है, तो आप साइंटिफिकली क्या कहेंगी कि व्हाट इज IBS एग्जैक्टली? IBS की फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें जब IBS होता है ना तो इसमें जो डिफरेंस आता है ना वो ये है कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। ये एक क्रोनिक फंक्शनल गट डिसऑर्डर है। इसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ ब्लोटिंग भी होती है, लेकिन इसके साथ वॉमिटिंग भी स्टार्ट होती है और ब्लडिंग स्टूल। तो इससे हम जान सकते हैं कि IBS क्या है। और सोशल मीडिया की तरह बात करें तो सोशल मीडिया इज़ अ गुड थिंग कि वो अवेयर कर रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है कि लोगों को पता चले आजकल क्या डिजीज़ है, क्या डिसऑर्डर्स है। बट बहुत सी चीज़ों में सोशल मीडिया बिल्कुल भी ठीक रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह किसी को सिर्फ टेम्परेरी ब्लोटिंग है तो वो उसको IBS का नेम दे रहे हैं
और उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, टेंशन में आकर AI से हेल्प लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो एटलीस्ट लोगों को हेल्थ के रिलेटेड AI से बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें, अब हमारे लिसनर्स हैं, उनमें से कई को ये मसला होगा कि उनको ब्लोटिंग और गैस वगैरह का इशू फेस करना पड़ता है। तो कॉमन ब्लोटिंग और IBS में एक्चुअली क्या डिफरेंस है मेनली? एज आई सेड बिफोर, कॉमन ब्लोटिंग जो होती है वो टेम्परेरी होती है, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। और जो IBS है, IBS ये लॉन्ग टर्म रहता है, इससे बहुत ज़्यादा स्वेट एब्डोमिनल पेन रहती है और ब्लड इन स्टूल आना स्टार्ट हो जाता है और वॉमिटिंग भी होती है। और इससे हम इजीली इसको बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फ़ौरन किसी अच्छे हम रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फ़ौरन गाइडलाइंस लेनी चाहिए इसके लिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, जैसे आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में हमारी रूटीन ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लेथार्जिक बंदा फील करता है, तो इतनी वॉक वगैरह नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर इफ्तार हमें वॉक करनी चाहिए? साइंटिफिकली क्या है इसका बेनिफिट, आप हमें इस बारे में गाइड कर दें। वेल, वॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि लोग क्या करते हैं, इफ्तारी करते हैं और फ़ौरन लेट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग फेस करना पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स तो मस्टली वॉक करनी चाहिए। लाइट वॉक कर ले, लेकिन करें ज़रूर। इससे क्या होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है, उनकी डाइजेशन फास्टली होती है और इससे उनको ब्लोटिंग भी फेस नहीं करनी पड़ती, ब्लोटिंग रिड्यूस होती है। तो मेन जो चीज़ है ना वो यही है कि अगर हम फास्टिंग भी नहीं करें तब भी हमें वॉक करनी चाहिए। अब क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम बहुत देर के बाद खाना खा रहे हैं और हमारा और बहुत ज़्यादा हैवी मील कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वॉक करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वॉक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से गैस प्रोडक्शन, स्टमक डिस्टेंशन हो जाती है। जैसे आपने हैवी मील की बात की कि हम इफ्तार में कंज्यूम करते हैं, तो क्या सिर्फ इफ्तार का ही रोल होता है या सहूर में भी जो हम खाते हैं उसका रोल होता है गैस और ब्लोटिंग की प्रोडक्शन में? यस, सहूर में होता है। ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि सहूर के बाद इस तरह हुआ। तो आजकल तो लोग एक्चुअली पराठे वगैरह बहुत खाते हैं और एक जो मोस्ट कॉमन जो यहाँ का है कि पराठा ही खाना है हमने सहरी में। हाँ, ये अच्छी चीज़ है पराठा खाना, बट अगर ये लोग उस पराठा को जो ये रिफाइंड कार्ब्स उस पर यूज़ करते हैं, जैसा कि वाइट आटा, अगर उसकी जगह ये लोग गंदम का आटा यूज़ करें तो वो इनके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर एविडेंस बेस्ड हम बात करें साइंटिफिकली, तो जब ये सहरी करते हैं ना तो उसमें ये फाइबर रिच फूड नहीं लेते। फाइबर रिच फूड ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम तो वैसे भी डिप्रेस हुआ है। तो इस वजह से इनको फाइबर रिच फूड और प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, तभी जाके ये इशू कम होगा। जी सहरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि हमें कद्दू का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल जो है वो रिफाइंड कार्ब्स वाला आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब देखिए, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इफ्तार में हर टेबल पे कोल्ड ड्रिंक ज़रूर होती है, तो कोल्ड ड्रिंक का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोल्ड ड्रिंक ये आजकल फैशन बन चुका है। जब तक कि किसी, चाहे वो इफ्तारी का टेबल हो चाहे वो डिनर का टेबल हो, जब तक कि वहाँ ना हो कोला सोडा तो वो टेबल इनकम्प्लीट लगता है। तो इस वजह से ये फैशन बन चुका है। और ये कल्चर क्या है, इसका मेन रोल इसमें क्या आ रहा है कि ये ब्लोटिंग काज कर रहा है, क्योंकि जो ये कोला सोडा वगैरह है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ डिजोल्व होता है। तो जब ये पीते हैं, जब कोला लेते हैं या सोडा ले लिया इन्होंने आफ्टर इफ्तार या किसी भी टाइम, तो वो क्या कहते हैं कि स्टमक पे जाके ना गैस को डायरेक्टली रिलीज करता है और उससे गैस डायरेक्टली रिलीज होने से ना स्टमक पे बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल्स स्टमक को स्ट्रेच करते हैं। स्टमक स्ट्रेच होने की वजह से फौरन एक बर्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है। तो लोग समझते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, जबकि ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कभी भी सोडा कोला लेने से खाना फौरन डाइजेस्ट नहीं होता। खाना डाइजेस्ट होता है क्योंकि खाना हमारे स्टमक में 2 to 4 आवर्स तक रहता है।
तो ये जो उसमें गैस होती है ना, जिस वो गैस ही रिलीज होती है स्टमक से, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। और इसके बाद जब ब्लोटिंग होती है तो वो इसको सीरियस लेने लग जाते हैं कि ब्लोटिंग क्यों हो रही है। तो वो ब्लोटिंग नहीं होती, वो इसी चीज़ का होता है कि वो इसके बाद वॉक नहीं करते, वो ईजी हो जाता है कि हमने कोला ले लिया, सोडा ले लिया और हमारी तो फूड जो हमने लिया वो डाइजेस्ट हो गया। जी जी, इस बात को आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको पता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो क्या स्ट्रेस का और गट का आपस में कोई कनेक्शन है? ऑब्वियसली गट एंड ब्रेन का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है एक दूसरे से, जिसको गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब भी हम इमोशनल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारी गट मोटिलिटी ज़रूर अफेक्ट होती है। जब भी हम स्ट्रेस में हो या कुछ भी हो, हमारा जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक से खाया नहीं जाता, फूड ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हेल्थ भी डाउन चली जाती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग कॉन्स्टेंट ब्लोटिंग फेस कर रहे हैं रमज़ान के दिन में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? परसिस्टेंट ब्लोटिंग जो फेस कर रहे हैं तो वो इसको सीरियस लें, लेकिन खुद से सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाएं और उनसे गाइडलाइंस लें। तो पोर्शन साइज का क्या कॉन्सेप्ट है? पोर्शन साइज ये एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारी डाइट में, हमारी लाइफ में। जब तक हम पोर्शन को बैलेंस नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, तब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आ सकते। क्योंकि ये कुरान में भी है कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने इस उम्मत को ना कहा है उम्मतन वसाता। अगर मैं गलत बोली तो सॉरी, बट इसका मतलब ये है कि उम्मत को ना म्याना रवि में रहना चाहिए, इत्तेदाल के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब कुरान पाक में ये चीज़ आ गई है तो हम और आप कौन होते हैं कि बैलेंस से हटकर लाइफ को गुजारने वाले। तो हर चीज़ बैलेंस नहीं अच्छी लगती है, इस तरह हमारा फूड भी बैलेंस नहीं अच्छा लगता है। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, ऑडियंस को बताई कि बैलेंस इज़ द की, बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप देखें, हमने मतलब पोर्शन साइज़ की बात कर ली, आपने हमें वॉक का भी बताया कि वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत से इशूज़ को फेस कर रहे होते हैं, बहुत सी मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं। तो क्या कुछ ऐसी सर्टन मेडिकेशन है जिनको लेने से गैस और ब्लोटिंग का इशू हो सकता है? अगर है तो कौन सी है और ऐसा क्यों होता है? यस है सर्टेन मेडिकेशंस, जैसा कि एंसिड्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई और इवन एंटीडायबिटिक मेडिसिन भी, और इवन एक्सेस फाइबर सप्लीमेंट्स भी ब्लोटिंग कॉज करवाते हैं। क्योंकि इनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। जब उनको ठीक से नहीं किया जाता तो ये ब्लोटिंग कॉज होती ही है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट हमें हाईलाइट करके बता दिया। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग गैस और ब्लोटिंग फेस करें, आप उनको कोई मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स जो प्रैक्टिकल हो बता सकें, और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें लिमिट करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, ताकि हमें ये इशू ड्यूरिंग रमज़ान फेस ना करना पड़े? सबसे पहले तो इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी में इफ्तारी स्टार्ट करें 1:30 से और पानी से। लेकिन ये नहीं करना कि पानी आपने एक दफ़ा में ही 1 गिलास पी लिया है। आप पानी के 1-2 सिप ले लें या 1:30 से इफ्तार करें। और आप इफ्तारी के टाइम ग्रिल्ड चिकन रख सकते हैं, बारबेक्यू रख सकते हैं या ग्रिल्ड फिश रख सकते हैं। इसके साथ फ्रूट्स रख सकते हैं जो सीजनल हो, और बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो भी आपने इफ्तारी के टाइम मेलन लें। ये सब आप इफ्तारी के टाइम यूज़ करें, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करें, तो ये सब बेटर रहेगा। और अवॉइड करने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें। फ्राइड चीज़ें, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि समोसा और पकौड़ा बहुत मेन चीज़ें हैं हमारे इफ्तार के टेबल पे, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड। अगर आप नहीं रह सकते इसके बगैर तो आप एक पकौड़ा ले लें और आप समोसा ले लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोर्शन को कंट्रोल रखकर खाना है। और सबसे मेन चीज़, जब आपने खाना है तो ओवर ईटिंग नहीं करनी और बहुत जल्दी में नहीं खाना, पेशेंस रखते हुए खाना है। जी, जैसा कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अगर टाइम होता तो हम आपसे एक सैम्पल डायग्राम पूछे थे, ताकि आप ऑडियंस को बताते और उनको पता चलता कि क्या चीज़ रेगुलरली फॉलो करके वो इस चीज़ से मतलब रिड्यूस कर सकते हैं गैस और ब्लोटिंग को। लेकिन लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी रेसिपी है मतलब जिसको फॉलो करें, किसी को गैस और ब्लोटिंग का इशू होता है तो वो उसको फॉलो करके इस इशू को रिजॉल्व कर सकें या थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकें?
बिल्कुल, आफ्टर इफ्तार हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी इस तरह के 2 कप्स लें पानी के और उसको बॉईल करें। उसमें 1 टीस्पून फेनल सीड्स ले लें और 1 पिंच, जस्ट 1 पिंच उसमें आप ऐड कर लें ज़ीरा और अजवैन। तो ये आप इससे, और मिंट्स, फ्यू लीव्स ऑफ मिंट्स ऐड कर लें और जब तक पानी 1 कप ना रह जाए उसको पकाते रहें बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर, और फिर इसको आप ले लें। तो इससे आपकी ब्लोटिंग, गैस, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द रेसिपी। अच्छा, लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को अगर कोई पैगाम या कोई एडवाइस करना चाहें तो आप उनको कर सकती हैं। जी ज़रूर, यही एडवाइस है कि जब भी अपना फास्ट ब्रेक करें तो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खाएं और बैलेंस डाइट लें, पोर्शन कंट्रोल रखें। अगर आप पोर्शन कंट्रोल को भूल जाएंगे तो आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी। और जिस तरह के टू लिटिल और टू शॉर्ट बोथ कैन डिस्ट्रॉय योर हार्मनी ऑफ लाइफ। तो आप बस इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि ना चीज़ का बहुत ज़्यादा होना अच्छा है, ना ही बहुत कम। तो बैलेंस डाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप बैलेंस में ही लें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, इस फैशन को छोड़ दें क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और पोर्शन को कंट्रोल करें, बेस्ट डाइट लें और सहूर के टाइम फाइबर रिच सोर्सेज लें, फाइबर रिच फूड लें, ओट्स ले लें, बार्ले ले लें। ये सब आप लेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप बेटर भी फील करेंगे। और सबसे मेन चीज़ माइंडफुल ईटिंग करें क्योंकि गट और ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो माइंडफुल ईटिंग आपको स्ट्रेस से भी दूर रखेगी और आपकी ईटिंग भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सहर फॉर सच एन अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस। लास्टली मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान सिर्फ एक रूहानी इबादत का महीना नहीं है, बल्कि ऐसा महीना है जिसमें आप हेल्दी ईटिंग करके अपनी सेहत को भी अब हेल्दी ईटिंग करके अपनी सेहत भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, प्रॉपर वॉक करनी चाहिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।